Term 2, CBSE Class 12, English Core, Flamingo. Poem, A Thing of Beauty. हेलो बच्चों, मैं हूँ राधा, आपकी टीचर फ्रेंड। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने वाली हूँ सबसे डिफिकल्ट लगने वाली पोम, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, और ये गारंटी है क्योंकि एंड में मैंने आपको इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी बताए हुए हैं। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना, और ये गारंटी है कि जिंदगी भर आप इस पोम के एक्सप्लेनेशन को कभी भी नहीं भूलोगे और बोर्ड में आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे। तो शुरू करती हूँ एक्सप्लेनेशन। नाउ सी, ये जो पोम है ये एक एक्सर्प्ट है, यानी कि ये एक हिस्सा है, ये एक पार्ट है जो कि मेन वर्क से लिया गया है। तो मेन वर्क जो है वो है एंडीमियन, अ पोएटिक रोमांस। ये मेन बुक का नाम है जिसमें से इसको लिया गया है। जॉन कीट्स इसके राइटर हैं। सो द पोम अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम एंडीमियन, अ पोएटिक रोमांस, which is written by John Keats. Now we'll move on to the full explanation of this poem. सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पोएम का थीम क्या है, यानी कि इसका विषय क्या है। तो इसका विषय ये है, द हैप्पीनेस दैट अ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट प्रोवाइड्स नेवर फेड्स इनटू नथिंगनेस। मतलब कोई भी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट, ब्यूटीफुल सुंदर वस्तु जो हमें खुशी प्रदान करती है, वो कभी भी खत्म नहीं होती। It always remains a source of joy and soothes our mind. वो हमेशा एक खुशी का साधन बनी रहती है और हमारे मन को सुकून प्रदान करती है। The poet says that a thing of beauty is a joy forever, a source of joy even in the midst of sufferings, diseases and disappointments of life. तो कवि कहते हैं कि एक सुंदर वस्तु हमेशा हमेशा के लिए खुशी प्रदान करती है। वो एक खुशी का सोर्स होती है, साधन होती है हमारे लिए। इवन जब हम बहुत ही सफर करते हैं लाइफ में, यानी कि हम मुश्किल वक्त से गुजर रहे होते हैं, हमें कष्ट हो रहा होता है, या हम बीमार होते हैं, या हम हताश निराश होते हैं। ठीक है, तो यह है पोम का थीम या विषय। तो चलो अब समझते हैं इस पोएम को लाइन बाय लाइन। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। एक ब्यूटीफुल चीज हमेशा बने रहने वाली खुशी है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, उसकी सुंदरता बढ़ती जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, वो कभी भी खत्म नहीं होगी। नथिंगनेस मतलब खत्म हो जाना। बट स्टिल विल कीप, पर क्या रखेगी? अ बावर क्वाइट फॉर अस, एक छायादार पेड़ के नीचे जैसे शांत जगह होती है, वैसी शांत जगह वो हमारे लिए रखेगी। एंड अ स्लीप, और एक नींद, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, जो मीठे सपनों से भरी हो। एंड हेल्थ, क्योंकि अगर अच्छी नींद सोएंगे तो हेल्थ अच्छी रहेगी, तो वो हमें अच्छी हेल्थ भी देगी। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और वो सुंदर वस्तु जो है वो हमें स्वीट ड्रीम्स, हेल्थ के साथ एक सुकून की सांस भी प्रदान करेगी। Therefore, on every morrow are we reading a flowery band to bind us to the earth. इसलिए हर सुबह, यहां पर मोरो टुमारो का शॉर्ट फॉर्म है, तो हर सुबह आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड, हम बुन रहे होते हैं एक फूलों की माला, टू बाइंड अस टू द अर्थ, जो हमें पृथ्वी से बांध कर रखे। तो यहां पर फ्लावर्स जो हैं वो खूबसूरत चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, और बैंड जो है वो इन खूबसूरत चीजों की जो माला हम पिरोते हैं ना, अपने यादों में, अपने जीवन में इन खूबसूरत चीजों की माला हम पिरो रहे होते हैं। हर दिन, हर नए दिन नई खुशियां लेकर आता है, हमारे जीवन में नई बहार लाता है, हमारे जीवन में नई अच्छी अच्छी चीजें लेकर आता है। तो ये सब अच्छी चीजें हम अपने दिमाग में, अपने मन में बसा कर रखना चाहते हैं, और उसकी एक सुंदर सी माला पिरो लेते हैं अपने मन में। और ये सुंदर माला जो है यही हमें पृथ्वी से बांध कर रखती है, क्योंकि हमें पृथ्वी से बांधने के लिए कोई ना कोई बंधन तो चाहिए। अगर हम इस धरती पर रहते हैं तो हमें कोई एक ऐसा इंस्पिरेशन चाहिए, कोई ऐसी चीज चाहिए जो हमें धरती से बांध कर रखे। तो कौन सी ऐसी चीज होती है जो हमें जीने का उत्साह देती है, जीने की प्रेरणा देती है? वो यही सब हमारे जीवन की खूबसूरत चीजें होती है ना, क्योंकि हम जब इन्हें याद करते हैं तो हम खुश होते हैं और हम और जीना चाहते हैं। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, तो यहाँ पर स्पाइट है स्ट्रगल।
जब हम बुरे वक्त से गुजर रहे होते हैं, स्ट्रगल हमारे लाइफ में होती है, उस बुरे वक्त से स्ट्रगल हमें बाहर निकलने के लिए स्ट्रगल करनी होती है, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, और उसके साथ साथ इस धरती पर बहुत कमी हो गई है किसकी, अच्छाइयों की कमी है, नोबल नेचर्स, अच्छे लोगों की कमी हो गई है, क्योंकि लोग सेल्फिश हो गए हैं। डर्थ मतलब कमी होना, इनह्यूमन, अमानवीय। तो ये इनह्यूमन डर्थ इसलिए बोला गया है क्योंकि ये दुख पहुंचाती है, ये अच्छी चीज नहीं है। इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स यानी कि अच्छाइयों की कमी हो जाना, ऑफ द ग्लूमी डेज, और वो सब ग्लूमी डेज यानी कि वो सब बुरे दिन, हमारे जीवन के जो डार्क डेज होते हैं, बुरे दिन होते हैं। तो ये नेगेटिविटी के बारे में यहाँ पर काउंट किया कि क्या क्या नेगेटिविटी हमारे लाइफ में होती है। तो ये है स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, यानी कि वो सब स्ट्रगल्स हमारे लाइफ में जो होती हैं, बुरे वक्त से, डिप्रेशन से बाहर निकलने की, और अच्छाइयों की कमी, और वो सारे डार्क या बुरे दिन। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज, मतलब वो सारे बुरे, अनहेल्दी मतलब वो सारे जो बुरे होते हैं, एंड ओवर डार्कन्ड वेज, और गलत, सारे बुरे और गलत वेज, तरीके, मेड फॉर आवर सर्चिंग, जो हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए चुन लेते हैं। कभी कभी हम शॉर्ट रास्ते चुनते हैं लाइफ में, क्योंकि हमें कैसे न कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचना होता है, तो उसके लिए हम गलत रास्ते अपना लेते हैं। तो अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज मतलब वो सारे गलत रास्ते जो हम अपना लेते हैं अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, अपने गोल तक पहुंचने के लिए। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, हाँ, तो पोएट जो है वो यहाँ एम्फेसिस पे कर रहा है। एम्फेसिस मतलब कि स्ट्रेस डाल रहा है, उस पर जोर डाल रहा है। यस, मतलब चाहे हमारे जीवन में कितनी भी बुराइयां क्यों ना हो, उन सब बुराइयों के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ ऑल, उन सब के बावजूद, तो हमारी लाइफ में चाहे कितनी ही नेगेटिविटी क्यों ना आ जाए, चाहे हम कितनी उदास हो जाएं, निराश हो जाएं, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। हमारी लाइफ में कोई ना कोई शेप ऑफ ब्यूटी यानी कोई ना कोई ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट जरूर होगा दैट मूव्स अवे द पॉल, मतलब उसके बारे में जब हम सोचेंगे, उस ब्यूटीफुल चीज के बारे में जब हम सोचेंगे ना, तो दैट विल मूव अवे, वो हटा देगा द पॉल, द कवर ऑफ ग्लूमिनेस, दुख के कवर को हमारी डार्क स्पिरिट्स, हमारे उदास मन से, हमारी उदास आत्मा से हटा देगा। तो हम ब्यूटीफुल चीज के बारे में जब सोचेंगे, उस अच्छे क्षण के बारे में, जब हम लाइफ में जो भी अच्छाइयां हमारे साथ हुई हैं उनके बारे में जब हम सोचेंगे, तो हम बुराइयों के बारे में भूल जाएंगे, हम खुश हो जाएंगे। ठीक है, सच द सन द मून, तो इसके एग्जाम्पल्स अब पोएट हमें दे रहा है कि क्या क्या वो अच्छी चीजें हो सकती है जिनके बारे में हम सोचकर खुश हो सकते हैं। द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, वो सारे नए पुराने पेड़, ओल्ड ट्रीज, यंग ट्रीज, स्प्राउटिंग अ शेडी बून, स्प्राउट करना मतलब ग्रो करना। तो ये पेड़ हमारे लिए क्या ग्रो कर रहे हैं, एक छायादार ब्लेसिंग, क्योंकि पेड़ की छाया के नीचे जब हम होते हैं तो हम सारे दुख भूल जाते हैं। फॉर सिंपल शीप, तो ये जो पेड़ हैं ये छाया किसको दे रहे हैं, सिंपल शीप, जो भोले भाले जो भेड़ हैं। तो सिंपल शीप यहाँ पर इंसान को भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये शेडी बून है, ये ईश्वर की जो भगवान है, पेड़ हम भगवान को मान सकते हैं, और उसके नीचे जो हमें छाया मिल रही है, यानी भगवान की जब हम शरण में जाते हैं, जब हम ईश्वर को याद करते हैं, तो हम सुकून पाते हैं। तो उसकी छाया के नीचे हम सुकून पाते हैं, ईश्वर की जो ब्लेसिंग होती है उसकी छाया के नीचे हम सुकून पाते हैं। तो सिंपल शीप यहाँ पर हम अगर जनरल सेंस में ले तो पेड़ के नीचे जो भेड़ होते हैं ना, जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, तो छायादार पेड़ के नीचे जो शीप हैं, ये इनोसेंट शीप हैं, इनको छाया दे रहा है पेड़, उनके लिए ये ब्लेसिंग है। तो उसी तरह से ईश्वर के जब हम स्नेह प्राप्त करते हैं तो हम उसको छाया बोल सकते हैं, ईश्वर के स्नेह को। और ये सिंपल शीप जो है वो आप भोले भाले इंसानों को बोल सकते हैं। सच आर डैफोडिल्स, तो उसी तरह से डैफोडिल्स एक तरह के येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं। तो ये डैफोडिल्स जो है, इनके बारे में भी अगर आप सोचो, खूबसूरत फूलों को सोचो, तो नॉट ओनली डैफोडिल्स जस्ट एक ब्यूटीफुल फ्लावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कई लोगों के लिए जो फ्लावर्स होते हैं उनकी सोच ही मन में खुशी पैदा करती है। तो इसी तरीके से अगर हम सुंदर चीजों के बारे में सोचेंगे तो हमारे मन से जो उदासीनता की चादर है वो हट जाएगी। एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, और साथ ही साथ डैफोडिल्स,
खूबसूरत फ्लावर्स और वो ग्रीन सराउंडिंग जिनमें वो फ्लावर्स रहते हैं, एंड क्लियर रिल्स और साफ नदियां, झरने, दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कॉवर्ट मेक, जो अपने खुद के लिए छायादार कॉवर्ट, एक सीक्रेट प्लेस, छायादार सीक्रेट प्लेस बना लेते हैं। क्योंकि जहां पर भी आप झरने देखते हो वहां आप देखते हो कि उनके किनारों पर ये हरी भरी झाड़ियां जो होती हैं, हरे भरे प्लांट्स जो होते हैं वो उगते हैं, जो गर्मी में ठंडक प्रदान करते हैं। दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कॉवर्ट मेक, तो ये झरने जो है वो अपने खुद के लिए ये छायादार जगह बनाते हैं। अगेंस्ट द हॉट सीजन, गेंस्ट यहाँ पर अगेंस्ट का शॉर्ट फॉर्म है, अगेंस्ट द हॉट सीजन, अपने को उस हॉट सीजन से यानी कि जो गर्मी है उससे बचाने के लिए। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, तो ये इन नदियों के साथ साथ, इन झरनों के साथ साथ और क्या क्या खूबसूरत है, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, यानी कि जंगल के मिडिल में जो ये फर्न्स उगे हुए हैं, ब्रेक जो है वो एक फर्न का एक तरह का वैरायटी होती है, तो मिड फॉरेस्ट में, मिडिल ऑफ द फॉरेस्ट में जो ये फर्न्स उगी हुई हैं, बहुत सारी फर्न्स उगी हुई हैं वहां पर, ये भी एक खूबसूरत नजारा है। अगेंस्ट द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, तो मिडिल ऑफ द फॉरेस्ट में ये ब्रेक जो फर्न की वैरायटी है ये बहुत लार्ज क्वांटिटी में उगे हुए हैं, तो ये भी एक ब्यूटीफुल साइट है, बहुत ही खूबसूरत चीज है, तो ये ब्यूटी का एग्जाम्पल है, थिंग ऑफ ब्यूटी का। रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, और इसके साथ साथ बहुत सारे मस्क रोज फ्लावर्स, फेयर मतलब ब्यूटीफुल, फेयर इज ब्यूटीफुल, मस्क रोज एक तरह का फ्लावर है, ब्लूम्स मतलब फ्लावर, तो मस्क रोज के बहुत सारे फ्लावर्स, रिच विद अ स्प्रिंकलिंग, स्प्रिंकलिंग मतलब यहां वहां जैसे छिड़क दिया हो किसी ने, रिच मतलब बहुत सारे, तो ये जो ब्रेक है, ये जो फर्न है, इसके बीचों बीच बहुत सारे मस्क रोज के फ्लावर्स जो है उगे हुए हैं, तो ये भी एक ब्यूटी का एग्जाम्पल पोएट हमें देता है। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, तो अब यहाँ पर पोएट जो है वो एक स्टेप अहेड चले गए और वो ये हमसे कहते हैं कि जो डेथ है उसमें भी एक ग्रेटनेस, एक ब्यूटी बसती है। कैसे? क्योंकि जब हम उन लोगों के बारे में सोचते हैं, द माइटी डेड, वो लोग जो कि मर चुके हैं और उन्होंने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस की, वो लोग शहीद हुए अपने देश के लिए या अपने वतन के लिए शहीद हुए, तो उनके बारे में जब हम सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि अरे कितनी उनकी ग्रेट लाइफ थी और कितनी ग्रेट उनकी डेथ थी। देखो डेथ कभी ग्रेट नहीं होती, क्योंकि जब कोई इंसान मर जाता है तो वो एक दुखद घटना होती है, लेकिन यहाँ पर पोएट उसको भी एक ब्यूटी के रूप में देख रहा है, क्योंकि जब हम उन लोगों की डेथ के बारे में सोचते हैं, उन शहीद लोगों की डेथ के बारे में सोचते हैं, तो हमारे मन में एक रिस्पेक्ट जागता है, तो उसमें एक ब्यूटी है। हमने उनकी जो डेथ इमेजिन की कि वो लोग कैसे मरे होंगे, जब हम उनकी कहानियां सुनते हैं तो सोचते हैं कि वो कैसे मरे होंगे, कितने कितने ग्रेट होंगे वो लोग, तो उनके सैक्रिफाइस में, उनकी डेथ में भी एक ब्यूटी है। सो सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, तो डेथ में भी ब्यूटी पोएट हमें दिखा रहे हैं। और किसकी डेथ? जो ग्रेट लोग हैं, जिन्होंने सैक्रिफाइस किया अपनी लाइफ को, इन देयर डेथ देयर इज ब्यूटी। All lovely tales that we have heard or read, वो सारी प्यारी प्यारी कहानियां जो हमने या तो सुनी है या हमने पढ़ी हैं, तो ये भी थिंग ऑफ ब्यूटी है। ओके, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक, तो ये खूबसूरत चीजें जो है ये लिमिटलेस हैं, क्योंकि ये एक ऐसे झरने में से निकल रही हैं जो कि एक एंडलेस झरना है, एंडलेस फाउंटेन। कहां से आ रहा है ये आ रहा है पोरिंग फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक, ये झरना जो है इसका स्रोत कहां है? इट इज पोरिंग फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द हेवन, ब्रिंक का मतलब है कॉर्नर, तो ये इमॉर्टल ड्रिंक है, क्योंकि ये हमें हमेशा हमेशा खुशी देता रहेगा। इमॉर्टल मतलब होता है कभी ना मरने वाला, कभी ना खत्म होने वाला, तो ये एटर्नल है, हमेशा हमेशा ये जॉय, ये खुशी हमें मिलती रहेगी, क्योंकि ऐसी खूबसूरत चीजें हेवन जो है, स्वर्ग से ईश्वर हमारे पास भेजता जा रहा है, यानी गॉड इज ऑलवेज गिविंग अस दीज ब्यूटिफुल थिंग्स। तो एंड में इस पोएम के एक तरह से आप कह सकते हैं कि पोएट ने ईश्वर को याद किया है। So let us quickly go over all the poetic devices that have been applied by the poet in this poem. तो एक बार हम सारे poetic devices जल्दी से देख लेते हैं।
जो इसमें पोएट ने यूज किए हैं। तो सबसे फर्स्ट है मेटाफर, ठीक है। तो मेटाफर कहाँ कहाँ अप्लाई हुआ है? फर्स्ट बावर, बावर किसके लिए स्टैंड करता है? अ काम प्लेजेंट शेड प्रोवाइडेड बाय अ ब्यूटीफुल थिंग। नेक्स्ट है स्वीट ड्रीम्स, स्वीट ड्रीम्स मीन्स हैप्पी ड्रीम्स। फिर पॉल, पॉल कवरिंग लाइक अ श्राउड, श्राउड मतलब होता है कफन। A flowery band, all the beautiful things that bind us to the earth. Wreathing a flowery band, wreathing a flowery band, it stands for connecting to or connecting with nature. Endless fountain of immortal drink, endless fountain of immortal drink, ये किसको represent करता है? All the beautiful things are endless, limitless. Fountains, तो सारी beautiful चीजें उस limitless fountain के जैसी हैं जो कि eternal everlasting drink of happiness को pour करता जाता है. So all these are the examples of metaphors which have been applied by the poet in this poem. Now let us look at the other poetic device, that is alliteration. Examples of alliteration: noble, nature's, repetition of n, n. The consonant sounds are repeated in alliteration. So here there's the repetition of n, n. C, C, cooling covert. Band, to bind, B, B. Simple sheep, S, S. Next is imagery. Examples of imagery: flowery band, shady boon, clear rills, daffodils in green world, mid-forest break, the sun, the moon, the endless fountain of immortal drink. So in imagery, the poet uses words in such a way that a mental picture is created in the mind of the reader. So whenever we read whatever the poet has described, we just imagine it in our mind. So that is imagery. Example of symbol used by the poet: simple sheep. Simple sheep refers to human beings. Jesus Christ is considered the shepherd who leads mankind out of the dark world. So simple sheep is a symbol for human beings. Now the next literary device employed by the poet is transferred epithet. तो यहाँ पर आप समझो कि epithet जो word है ना, ये इसका मतलब होता है adjective. तो ट्रांसफर्ड, क्योंकि ये एडजेक्टिव जो है ये एक्चुअली किसी और नाउन को डिस्क्राइब कर रहा होता है, बट हम जब उसको लिखते हैं तो दूसरे नाउन के साथ, तो उसको ट्रांसफर कर देते हैं एक नाउन से दूसरे नाउन में. जैसे यहाँ पर हम ग्लूमी डेज बोल रहे हैं, तो व्हेन वी आर सेइंग ग्लूमी डेज, असल में डे ग्लूमी नहीं होता, वो जो इंसान होता है वो ग्लूमी होता है, वो सैड है. तो सैड डेज नहीं होते, सैड पीपल होते हैं, है ना, या सैड पर्सन होते हैं. तो इंस्टेड ऑफ सेइंग हम ये नहीं बोल रहे ग्लूमी पीपल, वी आर सेइंग ग्लूमी डेज. तो हम जो डेज वर्ड है उसके साथ ग्लूमी को ट्रांसफर कर दिया, हमने उसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया, पर्सन से उठा के या पीपल से उठा के उसको डेज के साथ लगा दिया, तो इसको बोलेंगे ट्रांसफर्ड एपिथेट. वैसे अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज, तो वे जो है वो अनहेल्दी नहीं है या ओवर डार्कन्ड नहीं है, वो लोगों ने उसको ऐसा बना दिया है. तो अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड जो है वो एपिथेट है या एडजेक्टिव है, और वेज नाउन है, इसके ऊपर उसको ट्रांसफर कर दिया, तो ये हो गया ट्रांसफर्ड एपिथेट. नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस जो पोएट ने यूज किया वो है ऑक्सीमोरन. तो पहले ये ट्रांसफर्ड एपिथेट, फिर ऑक्सीमोरन. ऑक्सीमोरन में क्या होता है कि ऑपोजिंग वर्ड्स को साथ में यूज कर लेते हैं. जैसे माइटी डेड, तो जो ऑलरेडी मर चुके हैं, जो ऑलरेडी डेड है, वो कैसे माइटी होगा, है ना, वो तो कुछ कर नहीं सकता. लेकिन जब वो अलाइव था, जब वो जीवित था, तब उसने जो काम किए थे वो उसके जो थे वो उसको माइटी बनाते हैं, इसलिए उसको माइटी डेड बोल रहे हैं. तो ये ऑक्सीमोरन का एग्जाम्पल है. तो ये थे सारे लिटरेरी डिवाइसेस जो पोएट ने इस पोम में यूज किए हैं. तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब देखिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, 2 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके आएंगे इस साल. तो कौन कौन से हैं वो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस और कौन कौन से हैं वो 4 मार्क्स के क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ सकते हैं, लास्ट स्लाइड में देखते हैं. चलिए फटाफट देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पहले, ठीक है. तो 30 से 40 वर्ड्स में आपको इनका आंसर करना है. 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, 5 क्वेश्चंस आंसर करने हैं. Question number 1. What is the message of the poem A Thing of Beauty by John Keats? Question number 2. What does the flowery band refer to? Question 3. What is the grandeur associated with the mighty dead? Question 4. Why does a thing of beauty never pass into nothingness? Question 5. Mention any 2 things of beauty that Keats mentions in his poem and explain how they influence or affect us. Question 6. What is meant by endless fountain of immortal drink? Now next is long answer type questions. 120 से 150 वर्ड्स में आंसर करना है और 4 मार्क्स का. Question 1.
How does Keats' poem A Thing of Beauty appeal to our senses, touch and smell, as well as our mind? Question 2. What philosophy of life is highlighted in the poem A Thing of Beauty? Illustrate. Question 3. What imagery has Keats used in the poem to bring out the central message? Okay, friends, तो तैयारी करो इन सब क्वेश्चंस की और अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आना बोर्ड एग्जाम में. बेस्ट ऑफ लक.